लंदन वाले ससुराल में गांव की बहू की पहली छठ पूजा। सुकृति बहू, त्योहारों का महीना चल रहा है और हमारे घर में ना कोई सजावट, ना कोई तैयारी और ना ही त्योहार वाली रौनक, कुछ भी नहीं है। हम तो लंदन आकर यहीं के हो गए हैं। ठीक तो है माँ जी, जैसा देश वैसा भेस। अब हम लंदन में रह रहे हैं तो हम यहीं के तौर तरीकों से जिएंगे ना। लेकिन बहू, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने भारत को पूरी तरह भूल जाएं, अपनी संस्कृति, मर्यादा और अपना देश धर्म हम यहाँ आकर भूल तो नहीं सकते। माँ जी, हम 3 सालों से कोई त्योहार या कोई व्रत रख रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इस बार ही क्यों करें? आपको करना है तो मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन मुझे इस सब में फोर्स मत कीजिएगा। सुकृति की बातें सीधी कविता के दिल पर लगी। कविता के परिवार को लंदन में रहते हुए 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में उसके घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसका बेटा, बहू और बेटी पूरी तरह विदेश के रंग में ढल चुके थे, जिससे कविता को अपने भारत में बनाए त्योहार और बिताए सारे अच्छे दिन याद आ रहे थे। मेरा सामान पैक कर दे अंजलि, मैं कुछ समय के लिए कुनिका भाभी के घर जा रही हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, हो सकता है वहाँ मेरा थोड़ा मन लग जाए। माँ, आप भी अजीब हो, पता नहीं कैसे आपको लंदन में रहकर सभी त्योहारों की तारीखें पता चल जाती हैं और फिर उन्हें सोच सोच कर आप अपने मन पर बोझ बना लेती हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, तुम तो यहाँ आकर यहीं की हो गई हो और मेरा तो यहाँ एक एक दिन काटे नहीं कटता। मुझे बहुत याद आती है मेरे देश की। इस महीने में मेरा देश त्योहारों की चहल पहल और सजावटों से जगमगा रहा होगा और यहाँ तो सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ऐसा इसलिए है माँ, क्योंकि यहाँ के लोग शांति पसंद करते हैं, शोर शराबा नहीं। कविता को अपनी बेटी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने खुद ही अपना सब कुछ सामान पैक किया और अपने बेटे के साथ अपनी भाभी कुनिका के घर के लिए निकल गई। दोनों परिवारों के घरों के बीच कुछ ही दूरी थी। कुनिका का परिवार भी कविता के परिवार के साथ साथ बिजनेस के सिलसिले में लंदन आकर बस गया था और उन्हें भी भारत का चेहरा देखे हुए 3 साल हो चुके थे। कुछ ही देर में गाड़ी कुनिका के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अरे कविता दीदी, आप आइए, अचानक से कैसे आना हुआ? कुनिका ने कविता को सोफा पर बिठाया और फिर मेड से पानी मंगवाया। क्या बताऊं भाभी, आपको तो पता है हमारे कितने सारे त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों के महीने में इस तरह सूने घर में मेरा मन नहीं लग रहा। लेकिन कविता दीदी, यहाँ तो कोई त्योहार नहीं मनाएगा ना, इसलिए घर तो इस तरह लगेगा ही। आप इस सब पर ध्यान मत दीजिए। मतलब भाभी, क्या आप भी कोई त्योहार नहीं मनाओगी? नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ, छठ पूजा कुछ भी नहीं? अरे बिल्कुल नहीं मनाऊंगी दीदी, और 3 साल हो चुके हैं। मुझे तो ना तारीखें याद है और ना ही कोई तरीका। और वैसे भी यहाँ इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच ऐसे त्योहार मनाकर हमें अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना है। पर भाभी, मैं तो इस आस में आई थी कि आप सभी त्योहारों को मनाएंगे। ये क्या बोल रही हैं बुआ? ये लंदन है, यहाँ हम चाहते हुए भी अपने शोर शराबे और फैलावे वाले त्योहार को नहीं मना सकते। इससे हमारी इमेज पर फर्क पड़ेगा। बुआ, अब हम विदेश में हैं, इसलिए हमें वो सब अब भूल जाना चाहिए। भाभी चलिए, हम किसी अच्छे से सैलून से नेल्स करवा कर आते हैं और आते ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। इतना कहकर नताशा और दिया बाहर घूमने निकल गईं। वहीं कविता की आखिरी उम्मीद भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे और आज करवा चौथ पर भी घर की किसी भी बहू ने व्रत नहीं रखा। इसी तरह बाकी त्योहार भी निकल गए। नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और अब दिवाली भी आकर चली गई। अब सिर्फ छठ पूजा ही बाकी है और मुझे पता है कि उसका भी हर एक दिन इसी तरह सूनेपन में गुजर जाएगा। कविता बालकनी में खड़ी हुई आसमान को देख कर रो रही थी। वहीं उसके भतीजे राघव ने उसे पीछे से इस तरह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो भारी कदमों से अपनी बुआ के पास पहुंचा। अरे राघव बेटा, तू क्यों उदास हो रहा है? जब घर के बड़ों को इस सब की कोई परवाह नहीं है तो तू भी मेरी इस बात को दिल से मत लगा। बुआ, मैं आपको इस तरह उदास नहीं देख सकता। मुझसे आपके लिए जो हो सकेगा मैं करूंगा। दिन गुजरे, कविता और अभी भी कुनिका के घर ही रह रही थी और राघव बिजनेस के सिलसिले में भारत गया हुआ था। दिन गुजर रहे थे और उसके साथ कविता का दिल और भी भारी होता जा रहा था। इस बार तो राघव ने इंडिया जाकर एक बार फोन भी नहीं किया। पता नहीं क्या बात है। हो सकता है देवर जी को ज्यादा काम हो, इसीलिए उन्हें बात करने का मौका नहीं मिल रहा हो। पूरा परिवार बड़ी बेसब्री से राघव के आने का इंतजार कर रहा था। शाम तक राघव इंडिया से वापस आ गया, लेकिन उसके साथ शादी जोड़े में सजी बड़ी सुंदर सी लड़की थी, जिसे देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। राघव बेटा, ये कौन है और इसने ये कैसे कपड़े पहने हुए? माँ, ये मेरी पत्नी है अर्पिता। अभी कुछ दिन पहले ही हमने शादी की है। राघव की बात सुनकर पूरे परिवार को जोर का झटका लगा। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, देख राघव, ये कोई अच्छा मजाक नहीं है। इस सबको यहीं खत्म कर दे। माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अर्पिता सच में मेरी पत्नी है।
माँ, मुझे एक इंडियन लड़की से ही शादी करनी थी, लेकिन मुझे पता था कि आप इसके लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हाय भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने तो सोचा था कि मैं एक पढ़ी लिखी यहाँ की एक गोरी चिट्टी मॉडर्न बहू लेकर आऊंगी, लेकिन इसने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाय, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भैया। मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं इस लड़की को कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। आपको अपनी करनी का बहुत जल्द पछतावा होगा देवर जी। सोचिए, जब पापा और सौरभ जी को ये पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। कोनिका, दिया और नताशा तीनों ही राघव पर खूब गुस्सा करके वहां से चली गईं। वहीं अर्पिता को भी इस बात पर काफी दुख हो रहा था कि तभी पूजा की थाल लिए कविता उनके दोनों के पास पहुंची। बहू चाहे जैसी भी आए, नई बहू तो नई बहू ही होती है और हमारा कर्तव्य होता है उसका गृह प्रवेश करना। कविता ने अर्पिता का गृह प्रवेश किया। अर्पिता एक नजर में कविता को पहचान गई। उसने कविता के पैर छुए और उसे प्रणाम किया। प्रणाम बुआ जी। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ? वो राघव जी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था और आपको देखते ही मुझे समझ आ गया कि आप ही हमारी बुआ सास हैं। अर्पिता की बात सुनकर कविता को काफी खुशी हुई। कविता को समझ आ गया था कि राघव ने अर्पिता से शादी क्यों की। रात को जब आलोक और सौरभ ऑफिस से लौटे तो अर्पिता को देखकर वो भी हैरान रह गए। राघव, कम से कम एक बार तो हमसे पूछ लिया होता। अभी तो तूने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है और तूने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी यार? भैया, इस चीज के बारे में आपको पता ना हो, उसमें आप बिल्कुल मत बोलिएगा। आपको सिर्फ बिजनेस दिखाई देता है, घर में क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसा क्या चल रहा है घर में जिसके लिए तुझे शादी करनी पड़ गई? मेरे पास अभी इस सबका कोई जवाब नहीं है, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला गया जहां अर्पिता सफर से थककर सो चुकी थी। मुझे पूरा यकीन है अर्पिता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस परिवार को तुम्हारी जैसी बहू की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि तुम बुआ के सपने और हमारे इस घर को फिर से पहले जैसा बना दोगी। कुछ देर बाद राघव भी सो गया और अगले दिन अर्पिता की पहली रसोई की रस्म थी। अर्पिता की सुबह जल्दी आंख खुल गई। अर्पिता गांव की सीधी सादी लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। अर्पिता के अंदर वो सारे गुण थे जो एक सास को अपनी बहू में चाहिए होते हैं। अर्पिता नहा धोकर तैयार होकर रसोई में गई जहां कविता उसका इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम जल्दी उठ जाओगी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इस घर में कोई इतनी जल्दी नहीं उठता, इसलिए तुम जो बनाना चाहो बना सकती हो। अर्पिता कविता की बात सुनकर काफी खुश हुई और फिर उसने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया जो कि बिल्कुल हिंदुस्तानी और गांव के तरीके से बना था। कुछ देर बाद सभी घर वाले उठ गए और नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में मेड्स ने टेबल पर नाश्ता लाकर रख दिया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। अरे आज का नाश्ता तो बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से बना हुआ है। पोहा, खिचड़ी, पराठे, आलू की भुजी और दूध की चाय। कविता, क्या आज का नाश्ता तुमने बनाया है? बुआ सास नहीं बनाया होगा, वरना हमारी मेड्स तो ऐसा खाना नहीं बना सकती। क्या हो गया कविता जी, आज कुछ खास है क्या, या फिर त्योहारों की खुशी में आपने ये सब बना डाला? अरे आप सभी भूल गए क्या, घर में नई बहू आई है और आज उसकी पहली रसोई, उसी ने ये सब बनाया है। इतना सुनते ही जिस बात को अभी तक सभी भूले हुए थे उसने अचानक उनके सिरों पर विस्फोट कर दिया। नताशा, दिया और कोनिका ने तुरंत मुंह बना लिया। वहीं आलोक और सौरभ से नाश्ते को छोड़ा नहीं जा रहा था। कविता ने अर्पिता को रसोई से वहां बुलाया और उसके खाने की तारीफ की। मानना पड़ेगा बहू, तू काफी अच्छा खाना बनाती है। हमने बहुत दिन बाद ऐसा खाना खाया है। अरे क्या अच्छा खाना, नाश्ते में ही पूरे दिन के खाने का इंतजाम कर दिया। भला नाश्ते में इतना भारी खाना कौन खाता है? अरे इस तरह तो सिर्फ गांव देहात के लोग ही नाश्ता करते हैं। मैं गांव से ही हूँ माँ जी, और हमारे यहाँ ऐसा ही नाश्ता किया जाता है। अगर ऐसा है तो सब कुछ तुम ही खाओ। माँ, भाभी, चलिए हम मेड से कहकर लाइट नाश्ता बनवा लेते हैं। और तीनों बहू, सास, बेटी मुंह बनाकर वहां से चली गई। लेकिन कविता, आलोक, सौरभ और राघव अभी भी नाश्ता कर रहे थे, इसलिए अर्पिता ने सिर्फ उन पर ध्यान दिया और अपने मन को समझा लिया। सभी नाश्ता करके अपने अपने कामों में लग गए। वहीं अर्पिता घर में अकेली बोर हो रही थी। तभी कविता उसके कमरे में आई। अरे तुम इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखा देती हूँ। कविता ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे घर दिखाने लगी। इस बीच कविता ने उसे अपने बारे में भी बताया। देखो, ये है हमारा गार्डन और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं। दोनों घर के गार्डन में बने तालाब के पास बैठ गईं और मछलियों को देखने लगी। तालाब का पानी काफी साफ था जिसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां साफ तैरती नजर आ रही थी। इसी बीच कविता ने अर्पिता से उसके बारे में भी पूछा।
असल में इंडिया में मैं राघव जी की कंपनी में अभी 1 महीने पहले ही काम पर लगी थी। राघव जी को मेरा काम हमेशा पसंद आता, इसी बीच उनसे अच्छी बोलचाल हो गई। मैं एक गांव की लड़की हूँ, लेकिन अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए मैंने शहर में नौकरी की। मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के साथ साथ बाकी सारे काम भी सिखाए हैं। तुम्हारी बातों से ही पता चलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं, और शायद इन्हीं संस्कारों और सादगी की वजह से मैं राघव जी को पसंद आई। और एक दिन अचानक ही वो मेरा हाथ मांगने मेरे घर चले आए। माँ और बाबा इस रिश्ते से काफी खुश थे, इसलिए उन्होंने मुझे विदा करके राघव जी के साथ भेज दिया। हमारा राघव यहाँ रहता है, काम करता है, लेकिन उसकी सोच अपने देश से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए उसने यहाँ की हर लड़की को छोड़कर तुम्हें पसंद किया। अब इसी तरह बातें करते हुए कविता ने अर्पिता को पूरा घर दिखाया। कविता और अर्पिता साथ में काफी हंसी खुशी रहा करती थी और इससे घर की बाकी औरतों को दिक्कत हो रही थी। दिन गुजरे और अब छठ पूजा काफी करीब थी। माँ, आप सभी चीजों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। राघव जी 2 दिन बाद आपसे सारा सामान लेने आएंगे। बेटा, तू सच में छठ पूजा का व्रत रखेगी? अरे हाँ माँ, जिस तरह आप रखती हो। आपने भी तो हमेशा से छठ पूजा का व्रत रखा है ना। तब मैं आपकी हर एक चीज का ख्याल रखा करती थी, लेकिन इस बार मैं आपके साथ नहीं होंगी। अरे तू मेरी चिंता मत कर, मुझे तो इस सब की बहुत अच्छे से आदत हो चुकी। बस तू अपना ख्याल रखना। वैसे तेरे घर में और कौन कौन छठ पूजा का व्रत रखेगा? इस पर अर्पिता कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उसके ससुराल में किसी को छठ पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्पिता की खामोशी पर उसकी माँ को सब समझ आ गया, लेकिन फिर यशोदा ने उसे व्रत रखने से नहीं रोका। ठीक है बेटा, मैं सभी सामान का इंतजाम कर लूंगी। तू जमाई जी को भेज देना और अपने परिवार का ख्याल रखना। शुक्रिया माँ, आप भी अपना और बाबा का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी। अर्पिता की सारी बातें पीछे खड़ी कविता सुन रही थी और उसे भी उसकी बातों पर काफी हैरानी हुई। सच में अर्पिता, तुम छठ पूजा का व्रत रखोगी? तुम्हें पता है ना कि यहाँ कोई भी छठ पूजा में तुम्हारे साथ शामिल नहीं होगा। बुआ जी, मेरी माँ हमेशा से छठ पूजा का व्रत अकेले रखती आई है, इसीलिए मैं भी अपनी जिंदगी में इस पूजा को शामिल करना चाहती हूँ। अर्पिता की बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आए। अर्पिता बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कविता ने सोचा था। दिन गुजरे और देखते ही देखते छठ पूजा का पहला दिन आ गया। चाहे कोई भी बाधा बने और कोई भी रोके, मैं छठ पूजा का ये व्रत रख कर रहूंगी। मुझे शक्ति देना देवी माँ। आज छठ पूजा का पहला दिन है। आज मुझे अच्छे से घर और अपने तन मन को शुद्ध करना है। इसके बाद अर्पिता बाकी तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं दोनों सास बहू बालकनी में बैठी हुई पिज्जा, फ्राइड चिकन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक खा पी रही थी। वहीं अर्पिता ने घर को अच्छे से साफ किया, जिसमें उसे ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि घर पहले से ही साफ था। लेकिन अब वो बालकनी में गई तो उसने देखा कि बालकनी में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई और मैंने ये सब देख लिया। कितना गंदा फैला रखा है इन तीनों ने। सारी चीजें खाकर उनके डब्बे यहीं पर फेंक दिए हैं, और सॉस तो खाई नहीं बल्कि सब तरफ फैलाई है। अब मुझे अकेले ये सब साफ करना पड़ेगा। अर्पिता धीरे धीरे सारा सामान उठाया और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाकर घर की सभी बालकनी को साफ किया। अब अर्पिता घर की सफाई करके काफी थक चुकी थी। आज मुझे व्रत के अनुसार ही खाना खाना होगा, लेकिन मैं ऐसा खाना लाऊं कहाँ से? और यहाँ तो कोई पवित्र नदी नहीं है। ऐसे में मैं स्नान कहाँ करूंगी? तभी अर्पिता को अपने गार्डन का तालाब नजर आया, जिसका पानी हमेशा साफ रहता था। अर्पिता अपनी हरी सादी पहने तालाब में उतरी और तालाब की साफ सफाई करती है। मुझे यकीन है भगवान मेरी छठ पूजा को स्वीकार करेंगे। अब मुझे अपना व्रत वाला खाना बनाना होगा। अर्पिता ने अपने व्रत के खाने को बनाने में अपने साथ लिए सामान का इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ दाल और चावल मौजूद थे। अर्पिता ने उन्हीं से भात बनाकर उन्हें खाया और व्रत की शुरुआत की। बुआ जी, पूजा का सामान लेने को तो मैंने राघव जी को माँ के पास भेज दिया। माँ ने सब लेकर रखा हुआ है। शाम तक राघव जी वो सारा सामान ले आएंगे। लेकिन बुआ जी, मुझे प्रसाद बनाने के लिए कुछ फल चाहिए होंगे, जिनसे मैं खाजा और ठेकुआ बना सकूं। तुम ये सब अकेले कर लोगी अर्पिता? तुम्हें पता है घर में और कोई भी तुम्हारी तरह छठ पूजा का व्रत नहीं रख रहा है। तो क्या हुआ बुआ जी, मेरी माँ भी इसी तरह व्रत रखती थी और आज भी उन्होंने व्रत रखा होगा, लेकिन आज मैं उनके साथ नहीं हूँ। पर उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि मैं भी छठ पूजा का व्रत रख रही हूँ। ठीक है अर्पिता, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें सीधा फार्म पर ले चलूंगी, जहाँ तुम्हें बिल्कुल फ्रेश फल मिलेंगे। तुम उन्हीं से प्रसाद बना लेना। कविता अर्पिता को गाड़ी में बैठाकर लंदन के फार्मिंग एरिया में पहुंची। वहां के फार्म इंडिया जैसे नहीं थे। ये देखकर अर्पिता काफी हैरान हुई। वाह, कितनी सफाई है। ऊपर से सर पर जाल भी लगा हुआ है ताकि कोई कीट पतंगा आकर फसल खराब न करे। और सबसे बड़ी बात, चलने के लिए फर्श और फसल के लिए कच्ची जमीन को अलग किया गया है।
हाँ अर्पिता, ये बिल्कुल मॉडर्न फार्म है और यहाँ पर भी तुम्हें किसी भी चीज में मिलावट नहीं मिलेगी। इसी तरह कविता अर्पिता को अलग अलग बागों और खेतों में लेकर गई, जहां से अर्पिता अनार, अनन्नास, सेब, केला आदि जैसे कई फल लाई। बाकी सामान के लिए कविता अर्पिता को लंदन के एक बड़ी मार्केट में लेकर गई, जहां से अर्पिता ने मिठाई बनाने का सामान लिया। इस समय कविता को भी काफी खुशी हो रही थी। इसी तरह छठ का पहला दिन खत्म हुआ, अगला दिन निकल आया। आज खरना है और माँ ने बताया था कि आज मुझे निर्जला उपवास रखना है, जिसे सूर्यास्त होने पर ही खोला जाएगा। अब मैं आराम से खीर और रोटी बना सकती हूँ, बाकी सामान राघव जी ले आएंगे। लेकिन बुआ, यहाँ के लोगों ने भी आज तक छठ पूजा का करना वाला प्रसाद नहीं खाया होगा, तो क्यों ना यहाँ के लोगों को भी ये प्रसाद दे आऊं? अरे यहाँ भी तो लोग रहते हैं ना, उन्हीं को प्रसाद बांटना है। लेकिन बुआ, इन लोगों को इस बारे में क्या पता, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी को प्रसाद पसंद ना आए और हमारे प्रसाद का अपमान हो। कविता को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी अर्पिता ने शाम तक प्रसाद बना लिया और फिर अपना व्रत खोलकर कविता के साथ प्रसाद बांटने को निकली। कविता को पूरे दिन निर्जला उपवास रखने के बाद अब थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। ओह मिसेस कविता, कम सिट हियर। एंड ये कौन है? लॉरेन, ये हमारी नई डॉटर इन लॉ है और हम अपने खास फेस्टिवल पर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये लीजिए, ये है कुछ फ्रूट्स, मिठाई और खीर। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। मैंने सुना है इंडिया में वेरी टेस्टी स्वीट्स बनाया जाता है और आप दोनों का ड्रेस भी वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है। शुक्रिया मिसेस लॉरेन, अगर आप चाहें तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। इस पर लॉरेन भी अर्पिता के साथ हो गई और उसने भी अर्पिता और कविता के साथ प्रसाद बंटवाया। इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल कंट्री। मिसेस कविता यहाँ 3 इयर्स से रह रहा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज, हम भी जानना चाहते हैं कि आपके फेस्टिवल में और क्या क्या होता है। इसी तरह सोफिया, लॉरेन, सूजी और सबरीना चारों हुई अर्पिता के साथ मॉल गई और जब कुनिका तक ये सब खबर लगी तो उसका खून खौल उठा। क्या समझती है ये लड़की खुद को? हमारे घर आकर कुछ भी करेगी। बेवकूफ कहीं की, यहाँ के लोगों के बीच प्रसाद बांटने गई है, जैसे ये लोग कितना जानते हैं सबको। सबके सामने हमारा मजाक बनवा देगी। मुझे तो बुआ पर गुस्सा आ रही है, पता नहीं कैसे उसकी बातों में आकर खुद भी उसके साथ चली गई। कुछ ही देर में अर्पिता, कविता और बाकी अंग्रेजन पड़ोसनों के साथ घर वापस लौटी, जिसे देखकर कुनिका के होश उड़ गए। आप क्या बोल रहा था कुंजिका जी कि कोई फेस्टिवल नहीं है? आपका डॉटर इन लॉ ने हम सबको बता दिया। आपका डॉटर इन लॉ सारी फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, लेकिन आप नहीं करता। दिस इज वेरी रॉन्ग। जिससे दिया, नताशा और कुनिका को उम्मीद भी नहीं थी। सबरीना आकर उनसे वो सब कह रही थी। हम तो आपसे बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन आपने कभी अपनी कंट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर तीनों को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें लगा था कि अर्पिता की वजह से उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन यहाँ उनकी खुद की गलती की वजह से उन्हें सब सुनना पड़ रहा था। कुछ देर बाद अर्पिता से थोड़ी बातें की और खीर और फलों से बनी मिठाई की तारीफ की। इसके बाद सभी अपने घर लौट गए, जहाँ राघव भी सामान लेकर घर पहुंच गया। कोई चीज रही तो नहीं ना राघव जी? पूजा का सामान, बांस की टोकरी, गन्ने, कलश, अगरबत्ती। अरे अर्पिता, माँ ने सारी तैयारी की हुई थी, बस मैं वहाँ पहुंचा तो देखा कि सब कुछ लाया हुआ रखा है। और हाँ, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया है। मेरी माँ हर छोटी बड़ी चीज का हमेशा ख्याल रखती है। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा और मेरी दुआ आपके साथ हमेशा रहेगी। अर्पिता ने धर्मेंद्र, राघव और सौरभ को भी खीर, रोटी और मिठाई दी, जो कि उन्हें काफी पसंद आई। वहीं नताशा और कुनिका ये सब देखकर चिढ़ रही थी। इसी तरह छठ पूजा का दूसरा दिन भी खत्म हुआ। दिन खत्म हुआ और छठ पूजा के मुख्य दिन यानी संध्या अर्घ्या को अर्पिता नाक तक सिंदूर लगाकर और ठेकुआ, मटरी, पूड़ी और खाजाबाई और लाल साड़ी पहनकर तैयार हुई। आज मुझे 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना है और पूजा की तैयारी भी करनी है। इसके साथ मुझे खाना भी बनाना होगा। हे छठी मैया, मुझे शक्ति देती रहना। तुम अपनी पहली छठ पूजा पर बहुत हिम्मत से काम ले रही हो अर्पिता। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ कर लोगी। अर्पिता को लग रहा था कि वो अकेली है, लेकिन ऐसा नहीं था। सबरीना, लॉरेन, सूजी और सोफिया भी उसके साथ छठ पूजा में शामिल होने के लिए आई, जिन्हें देख अर्पिता को बहुत खुशी हुई। वहीं कविता का इंतजार करते करते अंजलि और सुकृति भी वहां पहुंच गई। अरे माँ जी, आपको बड़ा मन लग रहा है मामी के घर। आप तो वापस ही नहीं आना चाहती। क्या करूं, अर्पिता बहू है ही इतनी अच्छी कि मेरा इसे छोड़कर आने का मन ही नहीं कर रहा। सुकृति ये बात सुनकर पूरी चिढ़ गई कि तभी थोड़ी देर बाद अर्पिता अपनी नई अंग्रेजन दोस्तों के साथ गार्डन में आई, जिसे देखकर सुकृति हैरान रह गई।
अर्पिता ने अपनी अंग्रेजन दोस्तों को भी अपनी तरह लाल, नारंगी और हरे रंग की साड़ी पहनाई और उनके भी सिंदूर लगाया। ये देखकर अंजलि और दिया का भी तैयार होने को मन करने लगा। चलो हम भी इन सब के साथ शामिल होते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। कितने लंबे समय के बाद घर में ऐसी चहल पहल हो रही है। दिया और अंजलि भी अच्छे से कपड़े बदल कर आई और उन्होंने घर के गार्डन को सजाया। धीरे धीरे समय बीता और कठिन उपवास की वजह से अर्पिता को चक्कर महसूस होने लगे। ओह माय गॉड, अर्पिता आर यू ओके? तुम बहुत फेल दिख रही हो। मैं ठीक हूँ, बस सुबह से खाना पीना ना लेने की वजह से थोड़ा चक्कर आ रहा है। अर्पिता बहू, तू सुबह से तैयारी में लगी हुई है, अब कुछ देर के लिए सो जा, जब शाम होगी मैं तुझे उठा दूंगी। अर्पिता ने कविता की बात मानी और गार्डन में कविता की गोद में सर रखकर सो गई। वहीं ये सब देखकर सुकृति को बहुत जलन और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सूरज डूबने से कुछ समय पहले कविता ने अर्पिता को जगाया और फिर अर्पिता ने गार्डन के साफ पानी वाले तालाब में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया और उसके बाद गार्डन के बड़े तालाब में उतरी। उसे देख बाकी अंग्रेजन बहुओं ने भी उसी की तरह कलश उठाकर सूर्य को अर्घ दिया। वाटर से कितना अच्छा स्मेल सा आ रहा है और पॉन्ड को भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में सुगंधित सामग्रियों को डाला है, इसीलिए पानी में इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अर्पिता। इसी तरह शाम को तालाब के किनारे पूजा की सामग्री और गन्ना, नारियल और फलों से भरी टोकरियों को सजाकर अर्पिता ने सबके साथ पूजा की। सिर्फ सुकृति, कुनिका और नताशा पीछे खड़ी ये सब देखकर अपने आप पर ही शर्मिंदा हो रही थी। मई बई, इसे अगरबत्ती बोलते हैं ना? यस मिसेस लॉरेन, क्या आप भी अपने घर के लिए लेना चाहेंगी? मेरे पास बहुत सारी मौजूद हैं। ओह वाओ, व्हाई नॉट, मुझे भी ये चाहिए, इसमें फ्लावर जैसा स्मेल आता है। अर्पिता ने अपनी सभी अंग्रेजन दोस्तों को अगरबत्ती दी, जिसके बाद अर्पिता ने छठ पूजा के गीत गाए। उसके मधुर आवाज सुनकर सभी गीतों में मगन हो गए। तालाब में दिए तैर रहे थे, खुशबू से पानी महक रहा था और अर्पिता की सुरीली आवाज सजे हुए पूरे गार्डन में फैल रही थी, जिसे सुनकर धर्मेंद्र, सौरभ और राघव भी उनके साथ शामिल हो गए। जिसके बाद कविता ने सबको छठ पूजा की कथा सुनाई, जिसे दिया और अंजलि ने अंग्रेजों पड़ोसनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। आपका फेस्टिवल सच में वंडरफुल है और आप फेस्टिवल पर बहुत अच्छी डेकोरेशन करता है। क्या आज इस फेस्टिवल का एंडिंग है? नो मिसेस सोफिया, आज नहीं। अभी मुझे अपना 36 घंटों का फास्ट पूरा करना है। कल सनराइज होने पर ही फास्ट कंप्लीट होगा। अर्पिता, माय डॉटर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम वेरी स्ट्रांग हो। सभी वुमेन्स को तुम्हारी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी सबरीना, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसी तरह हंसी खुशी अभी के साथ छठ पूजा का तीसरा दिन भी खत्म हुआ। सभी अंग्रेजों ने अपने घरों को वापस लौट गईं, जहां कुनिका, नताशा और सुकृति अपना मुंह छिपाए फिर रही थीं। अब उन्हें अपनी सारी गलती साफ नजर आ रही थी। हमें तो लगा था कि यहाँ ऐसा कुछ करने से हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन ये सब तो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हम भारतीय महिलाएं होकर भी सबसे दूर हैं, जबकि विदेशी महिलाएं अर्पिता के साथ सब कुछ कर रही हैं। सच कहूँ तो मामी, मुझसे तो शर्म के मारे पलके भी नहीं उठाई जा रही है। लानत है हम जैसे हिंदुस्तानी औरतों पर, जो हिंदुस्तानी होकर भी अपने देश की संस्कृति को भूल बैठी हैं। तीनों सास बहुओं की रात इसी तरह बेचैनी में ये सब सोचते सोचते कट गई। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्पिता की नींद खुली और वो तैयार होकर गार्डन में पहुंची, लेकिन जो उसने वहां देखा उसे देखकर उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आप सब यहाँ, वो भी इतनी सुबह? यस माय डॉटर, हम यहाँ तुम्हारी पूजा को कंप्लीट होते देखना चाहते हैं। कविता, दिया और अंजलि के साथ साथ सबरीना, सूजी, लॉरेन और सोफिया भी वहां मौजूद थी। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा और अर्पिता ने पानी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ दिया। अर्पिता पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथों में कलश था जिससे वो सूर्य को अर्घ दे रही थी। ये नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठी, जिसके बाद कविता ने गले से लगा लिया। तूने सच में मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी बहू। तू सच में मेरे जीवन में बिल्कुल एक देवी के समान है। ये सब देखकर दिया और अंजलि की आंखें भर आईं। वहीं रात भर नींद न आने पर सुकृति, कुनिका और नताशा भी ये सब देख रही थी और उनकी आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। अर्पिता ने कच्चे दूध का शरबत पीकर अपना व्रत खोला और फिर सभी को प्रसाद दिया। इसके बाद कुनिका और नताशा ने अर्पिता से माफी मांगी। आप माफी मत मांगिए, आपको इस बात का एहसास हो चुका है, बस इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी।
और अब इसी तरह सभी ने अर्पिता को अपना लिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। और अब जब भी छठ पूजा का फेस्टिवल आता तो सास बहू जेठानी भी बहू की मदद करती और उसके साथ सभी फेस्टिवल अच्छे से मनाती। वहीं अर्पिता की अंग्रेज सहेलियां भी उसका पूरा साथ दिया करती और ऐसे ही हर साल अंग्रेजन सहेलियों के साथ फर्स्ट छठ पूजा बनाया करते हैं।